लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एफ्रो एशिया यूनिटी में नेहरू का रोल था और उसके बाद हमने चीन के साथ किस तरह से अपने रिश्ते जो थे वो स्टार्टिंग में कितने गर्मजोशी के साथ हमने चीन का स्वागत किया और किस तरह से अपने अच्छे रिश्ते निभाने की कोशिश की। आगे हम पढ़ते हैं चीन का आक्रमण या चीन का अटैक 1962 का। आप जानते हैं कि चीन ने भारत के ऊपर 1962 में अटैक किया था। अटैक के वो क्या कारण थे, चलिए देखते हैं। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में दो कारणों से खटास आई। दो कारण से याद रखिएगा कि दो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से भारत और चीन के दोस्ताना रिश्तों में खटास आई। 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया चीन ने। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था वह ख़त्म हो गया था। मतलब भारत और चीन के बीच में एक बीच में एक रास्ता था, या बीच में हम लोग कह सकते हैं कि एक देश जो कि तिब्बत के नाम से था वो ख़त्म हो गया था 1950 में, क्योंकि चीन ने उसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया, यानी कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया कि चीन ने जो कब्जा तिब्बत के ऊपर कर लिया था। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी वैसे वैसे भारत की बेचैनी बढ़ती गई। अब धीरे धीरे चीन ने वहाँ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और वहाँ पर लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी मीन्स वहाँ के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, उन्होंने भारत में आकर रहने के लिए या भारत से शरण मांगी। 1959 में भारत ने उन्हें शरण दी। चीन ने यह आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है, यानी कि चीन ने भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि कहीं चीन जो है वो दलाई लामा को शरण देकर विरोध गतिविधियों को जो है वो हवा दे रही है। इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। मतलब इससे कुछ समय पहले की बात है कि भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद खड़ा था। वो क्या सीमा विवाद था, चलिए। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। जो मैकमोहन रेखा, आपने नाम सुना होगा, वो चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर लाइन खींची है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो भारत का मानना था कि चीन के साथ जो सीमा रेखा का मामला है वो अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका था। लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता है। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिम और पूर्वी छोर के बारे में था। मतलब जो हमारे पूर्वी एरिया, जो खास करके अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एरिया जो थे, वहाँ पर भारत के साथ लगने वाली जो मेन बॉर्डर लाइन थी या बॉर्डर सीमा थी, उसके लिए कुछ विवाद था। चीन ने भारत के भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना कब्जा या अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय NEFA नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जिसको बोला जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के नाम से जो था वो उसको बोला जाता था, इसीलिए उसको नेफा बोला जाता था। उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। 1957 से 1959 के बीच में चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया था और इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क बनाई। यानी कि ये बताया जा रहा है कि अक्साई चीन लगभग 50,000 किलोमीटर का जो एरिया है वो चीन ने उसके ऊपर अपना कब्जा जताया, जो 1957 से 1959 के बीच में। आज भी ये इलाका विवादास्पद है, यानी कि इसको लेकर विवाद है। और अब आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से भारत और चीन की फ़ौजें आमने सामने हैं। आज रोज़ ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि किसी भी समय भारत और चीन के बीच में युद्ध हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि चीन की जो नीति है उसे एक ड्रैगन की संज्ञा दी जाती है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी लंबी वार्ताएं चली उस समय भी, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प भी हुई, जैसा कि अभी भी हो रही हैं। समकालीन विश्व राजनीति के पहले अध्याय में क्यूबा के मिसाइल संकट की चर्चा की गई थी। क्या आपको इस घटना को याद है, जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों की तनातनी से पैदा इस संकट की तरफ लगा हुआ था? ठीक उसी समय चीन ने 1962 में अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेज़ी से व्यापक स्तर पर हमला किया।
पहला हमला 1 हफ्ते तक चला और इसी दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसका अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदान के हिस्से में प्रवेश तक पहुंच गई। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर वापस लौट गई जहां वे हमले से पहले के वक्त में तैनात थी। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों में ही बहुत गहरा धक्का लगा, क्योंकि हम इस युद्ध में हार चुके थे। इस संकट से उबरने के लिए भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा, यानी कि सोवियत संघ जो था वो बिल्कुल न्यूट्रल बना रहा और उससे हमें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची। इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई, यानी कि नेशनल फीलिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नज़दीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. मेनन, कृष्णन मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। अक्सर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो डिफेंस मिनिस्टर कौन से डिफेंस मिनिस्टर थे, वी.के. मेनन, जिनको उस समय की मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा था। नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। चीन के इरादों को समय रहते न भाप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने की वजह से नेहरू की बड़ी ही आलोचना हुई। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, यानी कि आप देख सकते हो कि पहली बार जो था वो नेहरू के खिलाफ जो था वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो लाया गया था। लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनावों में भी पटखनी खाई, या कांग्रेस को जो है वो कई उपचुनावों में भी हार का मुंह देखना पड़ा और देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा था। तो आगे अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं